हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग के कार्मिक थे, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो मानदेय वृद्धि को लेकर के निगम बनाने की बात हो रही थी आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर के, वो फाइनली बन के तैयार हो गई है। उसमें क्या क्या नियम बनाए गए हैं, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, उसमें योग्यता और मानदेय कितना निर्धारित किया गया है, वो सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। वेतन वृद्धि की जो बात की गई है वो भी देखेंगे, और किस कैटेगरी में कितनी जो है वेतन वृद्धि की गई है, और कैबिनेट मीटिंग में जो कल बैठक हुई थी उसमें क्या फैसला लिया गया है, सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि को लेकर के क्या बातचीत हुई है और क्या निर्णय निकल के आया है, पीडीएफ के रूप में आप सबको प्रोवाइड करा दिया जाएगा लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं डिटेल से क्या चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फाइनली इसका जो निगम का प्रोसेस चल रहा था या आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाने के लिए, वो फाइनली बन के तैयार हो गया है। कल आप लोगों ने देखा होगा, सीएम सर की बैठक थी, मीटिंग भी हुई थी, आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से पता चला होगा। वो चीज़ें अब कंफर्म हो गई हैं। जितने भी संविदा कर्मी हैं आउटसोर्सिंग के पद पे हैं, उनको उनके लिए जो है निगम ये बनाया गया है। अब आइए देख लेते हैं। आप ये विषय सूची देख सकते हैं, विषय सूची भी इसमें बनाई गई है। वर्तमान स्थिति में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या सलूशन है, इसका भी बना दिया गया है। निगम जो बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, इसके परिणाम क्या रहने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, व श्रेणी व पदवार क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताई गई हैं। अब आगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्तमान स्थिति एवं समस्याएं क्या हैं। आप पहला इसमें देखें, सरकार द्वारा विभागों संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट मानदेय आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की सेवाएं ली जा रही हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एवं मानदेय कार्मिकों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो वो अपने हिसाब से तय करती हैं एजेंसीज जो भी होती हैं कि कितना मानदेय इनको देना है। फिलहाल अब इस पर सरकार खुद विचार करेगी। सरकार जो है अपना पूरा इसमें योगदान देने वाली है। आउटसोर्सिंग कार्मिकों को एजेंसियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, वह भी समय से नहीं मिलता। ये चीज़ें अब इसमें जो वर्तमान में समस्याएं हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कार्मिकों का चयन करते समय नवीनीकरण के समय धन वसूली शोषण की शिकायतें भी रहती हैं। ये आम बात हो गई है, ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब पांचवा देख लीजिए, ईपीएफ एवं ईएसआई खातों में समय से धन जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में भी कुछ ही खातों में धन जमा किए जाने की शिकायतें थीं। अब अगला है, प्रत्येक वर्ष एजेंसी परिवर्तन होने पर कार्मिकों को ईपीएफ ईएसआई जीएसटी की पुरानी धनराशि पुरानी एसएनजी जो एजेंसीज थी उसी में ही रह जाती थी। एजेंसी वाली जो पुरानी एजेंसी रहती थी जिसके माध्यम से कार्मिकों की भर्ती कराई जाती थी, उसी में ही धनराशि रह जाती थी। बार बार परिवर्तन एजेंसी का होता था इसी वजह से। अब अगला आप देख पा रहे होंगे, कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा था। ये वर्तमान की समस्याएं हैं। अब अगला पेज आप यहाँ पे देखें, अगले पेज में दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष एजेंसियों के परिवर्तन के कारण ईपीएफ तथा ईएसआई खातों का विभागों द्वारा मॉनिटरिंग एवं एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई भी हो रही थी। नौवां है, ईपीएफ तथा ईएसआई के से मिलने वाले लाभ जैसे दुर्घटना से मृत्यु, विकलांगता होने पर बीमा धनराशि, पारिवारिक पेंशन एवं मुफ्त उपचार आदि का लाभ अधिकांश कार्मिकों को नहीं मिल रहा है। अगला है, एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। इन समस्त समस्याओं से कार्मिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। अगला है, जीएसटी 18% और कमीशन 5.5% के रूप में कुल 22.5% राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार व्यय आता था। अब आगे इसमें देखेंगे जो समाधान निकल के आया है, ये भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें समाधान की गई हैं। पहला है, आउटसोर्सिंग कार्मिकों की समस्या के समाधान है तो एक निगम की आवश्यकता है, जो कि निगम बनाने की चीज़ें इसमें सामने आई हैं।
एक पारदर्शी एवं केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, स्पॉट एसओपी तथा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आगे इस निगम के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं में उपलब्ध कराना। अगला है, बिना किसी उत्पीड़न के निगमों या कानूनों के अंतर्गत स्टेट्यूरी ड्यूज के साथ पूरे मॉल्यूस इमोल्यूमेंट का भुगतान सुनिश्चित करना। प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिकों के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना। प्रोफेशनल और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एवं कंसल्टेशन को सूचीबद्ध कर मांग के अनुसार विभिन्न विभागों संस्थाओं को उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। अब आप यहाँ पे देखें आगे परिणाम क्या निकल के आएंगे, आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं। आउटसोर्स कार्मिकों के पूर्ण मानदेय का भुगतान करके बैंक खातों में प्रत्येक माह की 1 तारीख को सुनिश्चित किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके डायरेक्ट खाते में आपका मानदेय जो है उपलब्ध कराया जाएगा। अब अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, निर्धारित मानकों द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आगे क्या ईपीएफ से क्या लाभ है वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे अगला जो है, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे राज्य सरकार के प्रस्तावित प्रकरण जो हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अवकाश की बातें भी इसमें की गई हैं, जो कि आप सबको ठीक से नहीं मिल पा रहा था, वो भी चीज़ें यहाँ से डिटेल से इसका विवरण दिया गया है। क्या क्या चीज़ें सरकार इसमें करने वाली है वो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की संगठनात्मक जो संरचना है वो क्या रहेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, सलाहकार समिति रहेगी, नियम कार्यालय रहेंगे, उसके बाद शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय एवं अन्य संस्थाओं की समिति बनेगी, मंडल स्तर की समिति बनेगी, जिला स्तर की समिति बनेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, आप यहाँ पे पूरी डिटेल से देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सलाहकार समिति की, तो कौन कौन सलाहकार के समिति रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 4 सदस्यों को नामित करेगा। जिलाधिकारी रहेंगे, प्रतिष्ठित उद्योगपति रहेंगे, टेक्नोक्रेट, स्ट्रेटजिस्ट रहेंगे। इसमें यह समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की को आवश्यकतानुसार समय समय पर अपना सलाह भी देती रहेगी। अब अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें जो बनाई गई हैं, कैटेगराइज करी गई हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। निगम मुख्यालय में निगम मुख्यालय द्वारा निगम के उद्देश्य एवं आउटकम हेतु कार्य किया जाएगा तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार पालन किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे उनके लिए ये चीज़ें जो है विशेषतः की गई हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं 4 कैटेगरी के जो है रखे गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निगम, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति। शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की समिति का गठन नियमानुसार किया जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सदस्य रहेगा, कौन अध्यक्ष रहेगा, वो भी यहाँ पे बताया गया है। आगे भी वही जिला स्तरीय समिति का संरचना इस तरीके से रहेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे ये भी आप देख सकते हैं। अब आगे आप देखें, आगे आप देख सकते हैं योग्यता मानदेय के अनुरूप श्रेणियों का निर्धारण। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 कैटेगरी में आउटसोर्सिंग या संविदा कार्मिकों को बांटा गया है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा योग्यता मानदेय के अनुरूप श्रेणियों का निर्धारण 4 कैटेगरी की में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन पावर के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता और मानदेय के अनुरूप पदों का 4 श्रेणियों में निर्धारण का प्रस्ताव दिया जाता है। पहला है यहाँ पे लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट आदि जो रहेंगे, इनकी शैक्षिक योग्यता रहेगी स्नातक एवं अधिमानी अर्हता। उसके बाद इसमें इनकी सैलरी 25,000 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। अगला जो आप देख रहे हैं दूसरा सेकंड नंबर पे
सीनियर असिस्टेंट आएंगे, सीनियर स्टेनो, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट आदि। स्नातक एवं अधिमानी अर्हता इसमें रखी जाएगी। 21,500 रुपये प्रतिमाह सैलरी इसकी रखी गई है। आगे जो है, जो तीसरी श्रेणी है उसमें आएंगे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर, ड्राइवर इत्यादि इसमें आएंगे। जो कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण रहेंगे, इसमें 18,500 रुपये प्रतिमाह सैलरी इनको मिलने वाली है। अगला आप देख सकते हैं स्वीपर, ऑफिसर सबॉर्डिनेट, ऑफिस सबॉर्डिनेट, वॉचमैन, माली, कुक, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, अटेम्प्ट, वार्ड बॉय, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, मेड, क्लीनर, असिस्टेंट, पंप ऑपरेटर। इन सारी लोगों के लिए कक्षा 10वीं या 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और ये 15,000 रुपये सैलरी इनकी प्रतिमाह रहेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनको 8,000 10,000 रुपये सैलरी देती थी आउटसोर्सिंग के एजेंसियाँ जो रहती थी, वो 8,000 10,000 रुपये जो देती थी, अब उसको बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। आगे ऐसे ही देखेंगे जो प्राइवेट एजेंसी होती थी वो अपने मनमानी जिस तरीके से करती थी, उनका अपना हिसाब किताब रहता था। जिस तरीके से चाहती थी वो लोग अपना काम लेके उसके बाद में सैलरी अपने हिसाब से निर्धारित करती थी। लेकिन अब इसमें सरकार द्वारा जो चीज़ें गठन की गई हैं उसी हिसाब से अब सैलरी मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे 4 कैटेगरी की ये अपना देख सकते हैं जो सैलरी को निर्धारण किया गया है, मानदेय को। अब आगे देखें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। चयन प्रक्रिया आप यहाँ देखें, अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी की आयु, पद हेतु निर्धारित योग्यता, पद के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं स्थानीय जनपदीय निवास के आधार पर की जाएगी। किसी भी पद हेतु कोई साक्षात्कार नहीं होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे पहले इसके साक्षात्कार के द्वारा ही जो है पैसे वसूली किए जाते थे, तब अब वो उस पर रोक लगेगी। अगला आप देख सकते हैं विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। अगला है अधिक आयु, निम्न पारिवारिक आय, ग्रामीण क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सूची संबंधित विभाग द्वारा निगम UPCOS को भेजी जाएगी। जो विभाग बनने वाला है, जो निगम बनने वाला है, उसको भेजी जाएगी। अब अगला है निगम द्वारा चयनित आउटसोर्सिंग कार्मिकों को प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर, ID कार्ड MD द्वारा हस्ताक्षर कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर पर कुलपति, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर का वितरण किया जाएगा। विभिन्न विभागों, संस्थाओं आदि में पूर्व से कार्यरत समस्त आउटसोर्स कार्मिक निगम को हस्तांतरित माइग्रेट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, जो पहले से कार्यरत हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सारी चीज़ें डिटेल से इसमें देख सकते हैं आप। ये जो है संविदा कार्मिकों के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया अब आ गई है, जो कि पहले अलग अलग जो एजेंसी बनाई गई थी उन लोगों द्वारा मनमानी किया जाता था, अब उस पर रोक लगेगी। संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी रहने वाली है। जो भी अपडेट होगा आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई क्वेरीज रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।